स्टूडेंट्स, आज हमारा जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन है ना, रिप्रोडक्शन। हमको जनन को जो इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, आप इंग्लिश में भी ध्यान रखें, हिंदी में भी रखें। अब जनन जो है उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि जनन होता क्या है, जनन की परिभाषा। तो आपको पता है कि यहाँ प्रकृति में जो इतनी अधिक विविधता दिखाई देती है, इतने अधिक जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम मनुष्य, हम सब जो नजर आ रहे हैं, वो कैसे इतनी विविधता पाई जाती है और कितने इतनी संख्या में होते हैं। तो जीवों की जो जाति है, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया होना आवश्यक है। यदि जनन नहीं होगा तो नई संततियों की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया का होना आवश्यक है? जनन। अब जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, सेक्सुअल से आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्सुअल है ना, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक मतलब लैंगिक जननांगों की, नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो होता है हमेशा किसमें होता है? निम्न श्रेणी के जीवों में। जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि उनमें जननांगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वैसे ही वो अपने शरीर से 1 से 2 का, 2 से 4 का ऐसे विभाजन करके नई संततियों का मतलब नई जातियों का निर्माण कर लेते हैं। जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब अलैंगिक जनन को हम देखेंगे तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि बिना युग्मकों के निर्माण हुए बिना, जैसे आपको मालूम होगा कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर युग्मक भी होना जरूरी है और मादा युग्मक भी होना जरूरी है। पहले तो ये दोनों युग्मक बनेंगे, जैसे मनुष्यों में आपको पता है कि नर युग्मक मतलब शुक्राणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु। पहले तो युग्मकों का निर्माण होगा, फिर उनका संलयन होगा, संलयन मतलब फ्यूजन, मिलना, उसके बाद में संतान का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ना तो नर युग्मक बनता है, ना मादा युग्मक बनता है, और ना उनमें फ्यूजन होता है। तो ना तो युग्मकों का निर्माण और ना उनका फ्यूजन, संयुग्मन, दोनों ही क्रिया नहीं होती, तो उसको कहते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। इसका अलैंगिक जनन का जो है असंग जनन, इस क्रिया को कहते हैं असंग जनन, या इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस भी कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखें, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एपोमिक्सिस या असंग जनन क्या होता है, कि जिसमें न तो युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मक मादा युग्मक का, न उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, मतलब मिलन होता है, उसके बिना ही नई संतति का निर्माण हो जाता है, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और जब इनके द्वारा संतति का निर्माण होता है तो बिल्कुल सेम कॉपी होगी, जैसे एक कोई जीव है उससे सेम जीव बनना, तो उसको क्या कहते हैं? कॉपी। तो उसकी जो कॉपी बनी है जेरोक्स, उसका नाम होता है क्लोन, उसको कहते हैं क्लोन। और क्लोन मतलब सेम डिट्टो कॉपी, बिल्कुल फोटोकॉपी समझ लो, है ना। तो जेरोक्स होती है तो उसको क्लोन कहते हैं, एक जैसा सेम रूप, तो वो क्लोन कहलाती है। और क्लोन का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसको कहते हैं रेमेट। उसको क्या कहते हैं? रेमेट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में भी आता है। तो क्लोन क्या हो गया? अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जो कैसी दिखती है? अपने बिल्कुल जनक के समान, है ना, तो उसे कहते हैं क्लोन, और उसका प्रत्येक सदस्य कहलाता है रेमेट। तो ये हुआ अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को आपको डिटेल में आगे पढ़ना होगा, नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएगा। तो पुष्प में लैंगिक जनन, मनुष्यों में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन, जिसमें नर जननांग मादा जननांग दोनों की हमको आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ अभी देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं उसमें आप सबसे पहले देखिए विखंडन। विखंडन मतलब आप समझते हैं टुकड़ों में टूटना, है ना, उसे कहते हैं विखंडन। अब विखंडन के भी प्रकार है, द्विखंडन और बहुखंडन। बाइनरी, द्वि मतलब बाइनरी, 2, बहुखंडन मतलब मल्टी, मतलब बहुत सारे भागों में विभाजित होना। तो द्विखंडन मतलब बाइनरी फिशन, मतलब 2 में विभाजित होना किसी जीव का, उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। और बहुखंडन मतलब बहुत अधिक में विभाजित होना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया है द्विखंडन मतलब बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है द्विखंडन का। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप पहले देख लीजिए कि द्विखंडन के जो प्रकार है इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार 2 हुए। पहला एक विखंडन, फिर ये यहाँ पे प्लाज्माटोमी, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और भी है। पर सबसे पहले हम यहाँ
विखंडन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो विखंडन में दो प्रकार, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्वि मतलब बाइनरी, बहुविखंडन मतलब मल्टीपल। अब यहाँ पे हम इस द्विविखंडन को डिटेल में देखेंगे। तो द्विविखंडन भी अलग अलग तरीके से होता है, मतलब एक जीव का, कोई एक जीव है उसका दो भागों में टूटना, ये कहलाता है द्विविखंडन। लेकिन इसका भी तरीका है, कोई आड़े से होता है, कोई बीच में से होता है ना, कोई अनियमित होता है। तो इस तरह से किसी भी कोशिका के अंदर, मतलब किसी जीव के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, तो वो सब विभाजित होके और एक जीव से दो नए जीव का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं द्विखंडन। और बहुखंडन मतलब एक से बहुत सारे का विभाजन होना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा की। किसकी बात करेंगे? अमीबा की। तब अब अमीबा में देखिए कि अमीबा में क्या होता है। ये देखिएगा, जैसे अमीबा एक जीव है ना, ये अमीबा जिसको हम अमर जीव भी कहते हैं, ये कभी मरता नहीं है क्योंकि इसका कोशिका द्रव्य नहीं मरता, तो ये नहीं मरता। अब ये अमीबा में ये यहाँ पे पाया जाता है केंद्रक, है ना। अब इसमें क्या होता है, धीरे 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 ये अमीबा तो ऐसे ही रहेगा, बीच में से जो है संकीर्ण हो जाएगा ये इस तरीके से, और इसका केंद्रक जो है वो बीच में से संकीर्ण होगा, ये यहाँ पे। और फिर धीरे से इसमें क्या होता है, तीसरी स्टेज में आके ये अमीबा एक अलग हो गया, और ये दूसरा जो है ये यहाँ पे ऊपर वाला केंद्रक आधा, ये केंद्रक दो भागों में बढ़ गया, आधा केंद्रक नीचे, और फिर यहाँ पे ये आधा केंद्रक यहाँ पे आ गया, और इनका जो अंदर का कोशिका द्रव्य वो भी दो भागों में बढ़ गया। तो इससे एक अमीबा से दो नई संतति कोशिकाओं का, दो संतति कोशिकाएं, दो पुत्री कोशिकाएं, है ना, अमीबी कहते हैं जिन्हें। तो एक से बन गई दो, तो इसको, और ये कभी मरता ही नहीं क्योंकि इसका कोशिका द्रव्य कभी नहीं मरता, खत्म नहीं होता, तो इसलिए अमर जीव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अमर जीव। तो एक से दो का बनना वो, और इसमें अनियमित विभाजन होता है अमीबा में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अमीबा में कौन सा विभाजन होता है? द्विखंडन। कौन सा होता है? द्विखंडन, एक से दो। लेकिन कौन सा जीव अमर कहलाता है? अमीबा कहलाता है। पैरामीशियम, ये सब अमर जीव है क्योंकि कभी मरते नहीं है, और इनमें अनियमित विभाजन होता है। दूसरा अनुप्रस्थ, पैरामीशियम में, प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक चपटा कीड़ा होता है उसमें, और पैरामीशियम में, पैरामीशियम मतलब चप्पल के आकार का जीव, ये ऐसा, ये देखिए आप, है ना। और इसके अलावा ये चपटाक्रमी प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये चपटाक्रमी होता है। अब इनमें क्या होता है, इनमें इस तरीके से बीच में से इसमें क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है? अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब पैरामीशियम में और प्लेनेरिया में। तो ये इस तरह से इनमें डिवाइडेशन होके और एक से दो पैरामीशियम बनेंगे। इनका एक केंद्रक होता है बीचों बीच, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है और एक से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये अनुप्रस्थ, और इसमें अनियमित होता है, इसमें कहीं से भी विभाजन हो जाता है, लेकिन होता केंद्रक का है, और इसमें बीच में से होता है, तो ये दो भागों में टुकड़े हो जाते हैं। प्लेनेरिया में, और ये इसमें ध्यान रखना, पैरामीशियम और प्लेनेरिया दोनों उदाहरण है इसके अनुप्रस्थ। एक अनुलंब युग्लिना में, इसमें युग्लिना। अब युग्लिना कैसा जीव है, देखिए आप, युग्लिना बताती हूँ आपको मैं। तो इसमें आप युग्लिना का भी ध्यान रखिए कि युग्लिना में क्या होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से युग्लिना, ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें ऐसी यहाँ से कशाप पाई जाती है जिससे चलता है, प्रोटोजोआ है ये भी। इसमें भी यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें यहाँ से विभाजन होगा बीच में से, और दो युग्लिना बन जाएंगे। ये एक युग्लिना बन गया ये वाला, और ये दूसरा युग्लिना बन गया ये वाला। तो इसको क्या कहेंगे, बीच में से डिवाइडेशन हुआ, अनुलंब, लंबवत, है ना। तो ये लंबवत विभाजन हुआ, तो इसको कहा जाता है लंबवत, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल। तो एक से दो बन गए, ठीक है। अमीबा में हुआ था अनियमित, अनियमित कहीं से भी केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। अनुप्रस्थ पैरामीशियम में और प्लेनेरिया में बीच में से डिवाइडेशन होना। अनुलंब युग्लिना में, ये यहाँ से, है ना। फिर उसके बाद में प्लाज्मोटोमी, ये तो पहला हो गया हमारा विखंडन। अब विखंडन का एक हुआ हमारा द्विविखंडन। अब एक और इसमें हम देखेंगे पहले बहुखंडन। बहुखंडन और विखंडन, द्विविखंडन, दोनों में एक अंतर है। ये होता है अनुकूल परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में? अनुकूल परिस्थितियों में। और ये होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। और इसमें एक से दो संतति कोशिकाएं बनती है, इसमें बहुखंडन में एक से बहुत सारी बनती है, नाम ही है बहु। और इसमें द्वि मतलब दो बनेगी, इसमें बहुत सारी बनेगी। ये अनुकूल परिस्थितियों में हो जाता है। और ये जब अनुकूल नहीं होती, जैसे भोजन की कमी है, पानी की कमी है, तो उस समय क्या होता है, ये अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या करते हैं, ऐसे
का निर्माण करते हैं। आसपास कुटी बनती है, कठोर कठोर आवरण बनता है और अंदर ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है इनके केंद्रक जो है विभाजित होते रहते हैं और विभाजित होके जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ये फट जाते हैं और सिस्ट फटती है और जैसे ही फटेगी तो ये बाहर आके और नए नए अमीबा का निर्माण कर लेंगे। ये नया अमीबा बन जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसा इसमें भी होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में भी होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है। तो ये ध्यान रखें कि इनमें बहुविखंडन में एक से बहुत सारे जीवों का संततियों का निर्माण होता है, लेकिन कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये होता है अनुकूल परिस्थितियों में। अब हमने क्या देखा? अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें हमने पहला देखा विखंडन। विखंडन के हमने दो प्रकार देखे, द्विखंडन और बहुखंडन। अब द्विखंडन के हमने यहाँ पे प्रकार देखे, अनियमित अमीबा में, अनुप्रस्थ पैरामीशियम में, प्लेनेरिया में, अनुलंब यूग्लिना में, है ना। और अब हम यहाँ पे देख लीजिए विखंडन के बाद में अगला पॉइंट जो हमारा दूसरा वाला जाता है वो है प्लाज्मोटोमी। अभी तक हम विखंडन ही पढ़ रहे थे, अब प्लाज्मोटोमी। ये बहुकेंद्र की प्रोटोजोआ में होता है। उदाहरण है इसका ओपेलाइना। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि ये जो ओपेलाइना है इनमें क्या होता है कि पूरा बहुकेंद्र की जीव है, ऐसे बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता, सीधे से सीधे यही दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है इसका। एक से कितने बन गए? दो बन गए, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो सारा इधर भी केंद्रक चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसमें इसको ये प्लाज्मोटोमी हुआ। फिर उसके बाद में मुकुलन, सबसे अच्छा उदाहरण है मुकुलन का हाइड्रा, स्पंज, यीस्ट, इनमें तो है ही सही, लेकिन हाइड्रा सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। मुकुल, मुकुल का अर्थ है कली का निर्माण होना। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हाइड्रा में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे टेंटेकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक कहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शक। ये ऐसे आधार से चिपके हुए रहते हैं। अब ये हाइड्रा का शरीर है, क्या होगा? शरीर से कोई भी एक ऐसा उभार निकलता है, उभार निकलने के बाद में फिर ऐसे टेंटेकल्स बनते हैं और टेंटेकल्स निकलने के बाद में अगली अवस्था में ये इससे भोजन प्राप्त कर रहा है और बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे मां से एक नई संतति का निर्माण होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो जनन की क्रिया के द्वारा होता है ना। तो अवधि होती है कुछ उसकी, लेकिन इसमें तो क्या होता है? शरीर से ही शरीर का निर्माण हो रहा है, एक शरीर से ही दूसरे शरीर का। उसमें तो क्या होता है? जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन होता है, तब एक नई संतति बनती है। लेकिन यहाँ पे मात्र कोशिका से ही एक नई कोशिका, तो ये शरीर में यहाँ पे क्या हुआ? इसके उभार बना। उभार करने के बाद में ये इससे क्या करेगा? भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगा और भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद में ये जब पूरा परिपक्व हो जाता है तो इससे क्या होता है? एक नए सूक्ष्म रूप में छोटा जीव होता है, ये नई संतति कोशिका के रूप में यहाँ से पृथक हो जाता है और एक से नया दूसरा बन जाता है। और मुकुल, मुकुल मतलब उभार, कली, बड कहते हैं इसको, BUD बड, है ना। ये मुकुलन, बडिंग, तो ये नई कोशिका का निर्माण होता है। हाइड्रा, स्पंज, यीस्ट सब इसके उदाहरण है। फिर उसके बाद में बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कवक, शैवाल, प्रोटिस्टा, जीवाणु। जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, एक क्लेमाइडोमोनास ये शैवाल होती है, तो इसमें क्या होता है? ऐसे बीजाणु पाए जाते हैं। इन बीजाणु में क्या होता है? यहाँ पे जूस्पोर्स चलने के, चल बीजाणु, है ना। इनमें क्या होता है? ये यहाँ पे जो है चलने के लिए इनके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिनको हम कहते हैं इनको चल बीजाणु, और ये इसमें से बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर निकल गया बीजाणु और बाहर निकल के और एक नए जीव का निर्माण कर देगा। मतलब ये बीजाणु जो होते हैं ये कैसे बन जाते हैं? मूवेबल हो जाते हैं। चल बीजाणु अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर चल बीजाणु का काम करते हैं और फिर बाद में आगे बाहर निकलते हैं और नई संततियों का निर्माण करते हैं। तो ये होता है बीजाणु निर्माण के द्वारा। तो आज हम जनन देखा, हमने जनन के प्रकार देखे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? विखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन, बीजाणु निर्माण। और भी है आगे, पर आज हम इतना ही देखेंगे। अब विखंडन के दो प्रकार, विखंडन, बहुखंडन। फिर द्विखंडन कितने तरीके से होता है? एक अनियमित आकार से अमीबा में होता है, अनुप्रस्थ तरीके से होता है, अनुलंब तरीके से होता है, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन और बीजाणु निर्माण। तो ये इतना जो है आपका जनन का टॉपिक।